ऑफिस का। नहीं तो वो इसी तो मैं वाले समझ से गया कर हूँ। रहे हैं। वो तो मैं समझ गया हूँ। कहने का मकसद ये है कि आप लोग कस्टमर्स कैसे लेते हैं, कस्टमर कैसे फाइंड आउट करते हैं। कस्टमर फोन इस तरीके से, क्योंकि बॉस पहले भी मार्केट में काम कर चुके हैं ना, तो इसी वाले से अलकात है, इंग्लिश आपने सुना ही होगा, हम्म। यूरो सेंट्रा। तो इसी वाले से जो जो पहले जिनके साथ काम किए हैं, उन्हीं को दोबारा लेके आ रहे हैं। या अब तो वेबसाइट आ गई हैं, या लिंक्डइन है, या इस तरीके से ना ढूंढ के वो ढूंढते हैं और लेके आते हैं, कस्टमर लेके आते हैं, ऑर्डर को आगे चलाना और बाकी मामला देखने, पार्सल भेजने, और जो नेगोटिएशन बात होती है और कमेंट्स होते हैं जूते में क्या चेंजिंग करनी है, ये मेरे काम है। यानी कि मैंने पार्सल डिस्पैच करने होते हैं, उसको कमेंट्स को पढ़ के मुकम्मल करना होता है। तो बाकी प्रोडक्शन होती है, उसके बाद फिर अली भाई आप, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सॉरी राना, अदनान भाई बन आप। के क्या फिर चीज सर? ये कमर्शियल। जी जी सॉरी अली भाई, मैं अदनान भाई से कह रहा हूँ। आप मार्केटिंग का बजट कौन डिसाइड करता है आपके एक्सपोर्ट के लिए, आपको आइडिया है? जी सर, कॉस्टिंग डिपार्ट करते हैं ना। हम्म। कॉस्टिंग डिपार्ट हमें तो बताता जो है आपका डिपार्टमेंट है वो उसको ये कोई एक मशवरा जूते देता की है? प्राइस आ रही है। जी देते हैं, उसमें देते हैं क्या, वो मुकम्मल उन्होंने देखना होता है। या इनकी कॉस्टिंग कॉस्टिंग डिपार्ट अलग है, परचेज इसी वाले से जो कॉस्टिंग ना, उसको हम मशवरा देते हैं, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। मैं भी पास ही होता हूँ जब बातचीत चल रही होती है, तो नहीं, बात मैं करते हैं, इस तरीके से मेरा हो मेरा सकता है। सवाल मेरा लेकिन जो सवाल समझे। जूते पे खर्चा आता है ना, वो ही निकलता है। हाँ अदनान भी, मेरा सवाल समझे, मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि जी। एक ब्रांड अपने मार्केटिंग का एक बजट बनाता है ना, कि ये हमने मार्केटिंग के लिए पैसे रखने हैं। जी। वो आपका कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अलग से, या वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है? नहीं सर, इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना एक टिप दे रहा हूँ। एक वर्ड जी होता है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी। जी नहीं सर। हाँ। एक एक ना हम टेक्निकल लैंग्वेज में ना एक वर्ड बोलते हैं, उसको कहते हैं हाउ मच द बर्निंग। ठीक है, हाउ मच द बर्निंग फॉर अ ब्रांड। इसको ब्रांड बर्न कहते हैं, बर्न रेट या ब्रांड बर्न। नहीं, गूगल को समझ नहीं आया। बर्निंग इन मार्केटिंग। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गूगल को भी हमें समझानी पड़ती हैं। व्हाट इज द बर्निंग इन ब्रांड मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट? हाँ जी, हम ना एआई से पूछते हैं, उसको नहीं समझ आ रही। हम्म।
जब कोई ये कहता है कि तुम अपने ब्रांड में आजकल कितनी बर्निंग कर रहे हो मार्केटिंग के लिए, तो उसका क्या मतलब होता है? चलो फटे। हाँ, ये लाइन है। अब देखो यही को थोड़ा सा समझ आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये लाइन है जी, दिस रेफर्स टू द रेट at which you are spending or your company's fund or cash reserves to acquire new customers। इसको कहते हैं ब्रांड बर्निंग। ब्रांड बर्निंग एक टेक्नोलॉजी है, एक पूरी की पूरी साइंस है, एक पूरा फंडामेंट केस है कि नए कस्टमर को बनाने के लिए ब्रांड बर्निंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और इस बर्निंग के अंदर मार्केटिंग को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। ये एक पूरी ना साइंस है। तो अदनान भाई, आपने ये करना है कि आपने ना अपने मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट्स को ये कहना है कि यार एक्सपोर्ट की सेल्स देखने के लिए आप लोग ब्रांड बर्निंग किस तरीके से करते हैं, मुझे ज़रा बताइएगा। तो उनसे आपने पूछना है, और फिर लेकिन इससे पहले आपने एक काम करना है, आपने खुद एआई के ऊपर और गूगल के ऊपर ना काफ़ी स्टडी करना है ब्रांड बर्निंग क्या होता है। और फिर आपने पूछना है अपने मार्केटिंग वालों से। इससे होगा ये, अगर तो उनको पता होगा, अगर तो वो अच्छे अच्छे होंगे मार्केटियर, तो उनको पता होगा, तो वो उनको इस चीज़ की खुशी होगी कि आपको इस टेक्निकल इसका पता है। और अगर उनको पता नहीं होगा, तो भी आपके लिए अच्छा है कि आप उनको किसी किसी एक चीज़ के ऊपर गाइड भी करोगे, कि चूंकि आप एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि ब्रांड बर्निंग क्या होता है। देखो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, उस प्रोडक्ट का आपने ऐड लगा दिया किसी जगह पे, फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, किसी भी जगह पे मार्केटिंग उसकी कर दी। ये इसको हम सिर्फ मार्केटिंग बोलते हैं या एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि यार ये इस तरीके से है। ब्रांड बर्निंग क्या होता है? ब्रांड बर्निंग ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो डायरेक्ट सेल्स के लिए नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली उससे सेल्स आ रही होती है। गॉट माई पॉइंट? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग है, पीएसएल है, उसका सबसे मेन टाइटल स्पॉन्सर कौन होता है? किसी को पता है? सर जी, HBL। हाँ, एचपीएल होता है। तो एचपीएल पीएसएल को जब स्पॉन्सर करता है, तो वो ब्रांड बर्निंग कर रहा होता है, वो मार्केटिंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह से लेट सपोज हम कोई ऐसा कोक स्टूडियो की मिसाल है। तो कोक स्टूडियो जब वहां पे गाने प्रोड्यूस करता है, तो वो उस जगह के ऊपर बोतलें तो सेल नहीं कर रहा होता, या उसका वो शोरूम तो नहीं है कि वहां पे लोग आए और बोतलें लें, लेकिन उसका नाम कोक स्टूडियो है। तो कोक स्टूडियो की वो वाली जो एक टाइप है, वो ब्रांड बर्निंग है। ब्रांड बर्निंग इनडायरेक्टली आपके नए कस्टमर्स को मार्केट के अंदर आपकी प्रेजेंस देता है, आप अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। ब्रांड बर्निंग एक नया टाइप है दुनिया के अंदर अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करने के लिए। देखो, आप सीधी सीधी मार्केटिंग करते रहोगे, सीधा सीधा एडवर्टाइज करते रहोगे, तो शायद आप 10 सालों में उस जगह पे पहुंच सको। लेकिन आप कोई ऐसा चीज करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो रहा होता है, लेकिन डायरेक्टली कोई बंदा उसके ऊपर पैसे नहीं खर्च रहा होता, तो वो ब्रांड बर्निंग होती है। और ब्रांड बर्निंग, रिसर्च ये बताती है कि ब्रांड बर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कस्टमर के ऊपर। कोक स्टूडियो, मेरा ख्याल है जितने पैसे कोक स्टूडियो पे लगाता है ना, उतने पैसे अपने एडवर्टाइज पे नहीं लगाता। लेकिन कोक स्टूडियो करने की वजह से जो उनकी स्टैब्लिशमेंट हुई है ब्रांड की, वो मेरे और आपके सामने है। सो मेरे जहन में सिर्फ ये एक चीज आ गई, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। अच्छा, आज हम एक चीज डिस्कस करनी है हमने। अच्छा, इसके साथ एक और चीज होती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे ये मार्केटिंग वाले लेक्चर में मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको फिर बताऊंगा उसमें। एक दूसरी चीज होती है, उसको हम कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इट्स अ काइंड ऑफ ब्रांड बर्निंग, लेकिन ये इसमें सिर्फ उस तरह के काम करती है कंपनी जो मुआशरे को सुधारने के लिए या लोगों की भलाई के लिए काम हो। जैसे मिसाल के तौर पर कि जी, अ, जैसे कोई एक बड़ा ब्रांड हो और वो किसी ऑर्फन हाउस को कोई चीज़ ले दे। जैसे कोई कोई बड़ी कंपनी हो तो वो शौकत खानम को कोई बेड डोनेट कर दे। इट्स अ काइंड ऑफ दिस टाइप ना। तो ये आता है CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये भी एक्चुअली आपकी ब्रांड बर्निंग होती है, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ ब्रांड बर्निंग। लेकिन इसकी कैटेगरी हम इसको CSR कहते हैं। तो ये भी आपके मार्केट के अंदर अपनी कंपनी जो होती है, आप अपनी कंपनी उसको स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। ये भी चलो मैंने कहा मेरे जहन में आया तो आपको बता दूं। अच्छा, कई कई दफ़े ऐसी चीज़ें होती हैं वो अचानक नाजुल होती हैं। वो लेक्चर का पार्ट नहीं होती, बट बात करते करते अचानक जहन में आ जाता है कि अच्छा ये बात बता देनी चाहिए। ये भी कंटेंट मैंने फाइनल नहीं किया, मैं आपको दूंगा आज या कल बना के दे दूंगा। तो वैसे हम कुछ इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पर सेपरेट निकाली हैं आप लोगों के लिए, वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ तो हमने टूल्स कल डिस्कस किए हैं। उन टूल्स से हट के कुछ चीज़ें पाकिस्तान से अगर आपने प्लान करनी हो तो कौन कौन सी की जा सकती हैं, उस पे हमने कुछ कुछ चीज़ें मैंने उस पे ये निकाली हैं। तो इसको ज़रा आप एक नज़र देखें। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम पहले मैं आपको एक जेनेरिक बात समझाता हूँ। कोई भी ऐसी आइटम्स जो सीजनल हो, आपने कोशिश करनी है कि उसको नहीं करना। उसमें एक प्रॉब्लम होती है। सीजनल आइटम को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा, बहुत ग्रिप, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े लिहाज से ना मैनेज करनी पड़ती हैं। तो सीजनल आइटम्स का कभी काम ना करें जब तक कि आप बहुत बड़े प्लेयर ना बन जाएं, बहुत बड़ा ग्रुप ना बन जाए, या आप उसको मैनेज ना कर सकें। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे क्रिसमस आया है ना। तो क्रिसमस के एतबार से कुछ प्रोडक्ट्स का प्लान करना, उनको एक्सपोर्ट करना, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि ये बड़ी सीजनल प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट की जो बाइंग है वो हम इसको सीजनल भी नहीं कहते, हम इसको ये कह देते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स कि जो जिनका जो परचेजिंग टाइम फ्रेम है वो बड़ा थोड़ा हो। क्रिसमस का जो परचेजिंग टाइम फ्रेम है ना, वो मेरा ख्याल है 2 हफ्ते होते हैं सिर्फ। एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर उन लोगों ने जो क्रिसमस के एतबार से शॉपिंग करनी होती है ना, वो कर लेते हैं। तो कभी भी सीजनल आइटम्स को एक्सपोर्ट करने का या उनका बिजनेस करने का प्लान ना करें। आइदर कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो, बहुत बड़ा ग्रुप हो, तो फिर आप जो मर्जी कर लें। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिस प्रोडक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस लेनी पड़े, कोटा लेना पड़े। जैसे पाकिस्तान से जो चावल है, इसका आपको पूरा कोटा लेना पड़ता है। चावल की एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसको हम कहते हैं रीप, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन के तहत आपको आपकी कंपनी को कोटा मिलता है, जो कि आपको प्रूव करवाना पड़ता है। और वो प्रूव होते हैं आपकी कैपेसिटी के ऊपर, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, कितना पीछे आपके काम है, क्या सारी चीजें हैं। सो कोशिश करें इस तरह की किसी प्रोडक्ट का काम भी ना करें। हाँ, इस तरह की प्रोडक्ट का काम क्या हो सकता है चावलों जैसी प्रोडक्ट का।
ये आपके पास कोई कस्टमर है, आप किसी मुल्क के अंदर आपका रिलेशन है, जैसे हम सब दोस्तों के सब लोगों के रिलेशंस होते हैं अच्छी कंट्रीज में सब किसी जगह पे, और पाकिस्तान का जो चावल है वो अच्छा खासा मशहूर है, पसंद किया जाता है। तो कोई आपको कहता है कि यार यहाँ पे चावल भिजवाओ, बड़ा काम है, वो आपसे खरीदना चाहता है। तो आप ऑलरेडी जो एक्सपोर्टर चावल का काम कर रहे होंगे, उनसे एक्सपोर्ट करवा के अपनी कमीशन ले लें, वो ज़्यादा आपको सूट करेगा। खुद ना करें इसका काम। अच्छा, उसके बाद कुछ मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाली हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान से ना, अच्छा काम जिसके ऊपर हो सकता है, जैसे पाकिस्तान का जो पिंक सॉल्ट है। अच्छा, इस पिंक सॉल्ट के अंदर भी। सर मैं इधर एक राइस की बात आई है तो जी अगर आप अलाउ करते हैं। जी 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 जी। हेलो। जी प्लीज, आपको मेरी जी आवाज आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे ना मेरे ब्रदर इन लॉ होते हैं। जी जी सर, आ रही है। ब्रदर इन लॉ मेरे होते हैं सर ऑस्ट्रेलिया में। तो हम्म। एक उनके एक दूसरे मेरे ब्रदर इन लॉ वो इस्लामाबाद में होते हैं। वो उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि ना हम कोई 400 500 केजीज जो है वो भेजना चाहते हैं राइस, वो ट्रायल बेस पे। तो वो तो खैर उनका काम अलग है, लेकिन मैंने कहा यार इस तरह से आप अपने तौर पर, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि वो ट्राई करना चाहते हैं। तो अभी जिस तरह आपने बात की कि मतलब वो किसी और के थ्रू कर दे ज़्यादा बेहतर होगा, खुद ना करे। तो इस सूरत में अगर फॉर स्टार्टर कोई 500 केजी या 1 टन भेजना चाहे बंदा, ऑस्ट्रेलिया के तो वैसे भी लॉज मजीद स्ट्रिक्ट हैं और उनका कस्टम्स तो मशहूर इस हवाले से है। तो इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें अब चूंकि बात आ गई है तो। ओके। अच्छा, आपको पीछे वाला सारा लेक्चर याद होगा कि हमने जो बेसिक रजिस्ट्रेशंस और बेसिक सारी चीजें पढ़ी ना, जिसमें हमारी कंपनी जी जी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जी सब जी। वो होगा। उसके बाद, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो राइस है ना, इसके ऊपर कोटा सेट किया होता है कि कितना राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का कोटा है, इसके अलावा हम उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और ये कोटा हमें डिफरेंट कंट्रियों से भी मिलता है, कि कौन सी कंट्री जो है वो हमारे मुल्क से कितना चावल जो है वो उसको इंपोर्ट करेगी। नंबर वन। सही। अच्छा, जब आप ये राइस में जाएंगे ना, जब रीप में जाएंगे इसकी मेंबरशिप के लिए और इसके कोटे के लिए, तो एज पर माई इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने चावल का काम कभी खुद तो नहीं किया बट मुझे नॉलेज है इसका बड़े अच्छे तरीके से। एज पर माई इंफॉर्मेशन, जो चावल का आपको कोटा है ना वो बड़ा मुश्किल मिलता है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, वो करने वाले, और कोटा बहुत थोड़ा है। तो ऑलरेडी जो बड़े जायंट्स इसके अंदर बैठे हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कोटा सारा वो ले जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आपके सवाल करने से पहले जैसे मैंने बताया कि मुझे पता है ना कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर दोस्त ये कहते हैं कि यार पाकिस्तानी चावल यहाँ पे भेजें, उसका कस्टमर, और कस्टमर होता भी है। अच्छा, उसमें ना दो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपने पहले अपने ब्रदर इन लॉ को ये पूछना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ की कस्टम्स से पता करे कि अगर वो फ्रॉम नोवेयर एक्स वाई जी कंपनी को यूज करते हुए पाकिस्तान से चावल मंगवाएगा तो क्या वो वहां पे क्लियर कर लेगा, उसको क्लियरेंस करवा सकता है। नंबर वन। क्योंकि जैसे कोटा प्रूव होता है ना, मैंने कंट्रीज का जैसे बताया, तो ऐसे ही वहां पे भी उन कंपनीज की मोनोपोली है कि पाकिस्तान का चावल हम ही मंगवाएंगे। तो कोई तीसरी कंपनी उठ के आएगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी। सो पहला काम जो करना है उनको, आपने ये कहना है कि वो अपने कस्टम से वहां से पता करें कि वो चावल जो है वो वहां से क्लियर करवा सकते हैं, वहां पे कोई इशू तो नहीं है। लेट सपोज वो कहते हैं कोई इशू नहीं, चावल वहां पे आ सकता है। तो ये तो बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं अपने मुल्क पे। अपने मुल्क के अंदर आप जब आए, मैं आपको एक कंपनी दूंगा, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त हैं, और वो चावल एक्सपोर्ट करते हैं, उनके पास कोटा आता है, और वो बहुत ट्रस्टी लोग हैं, वो आपका क्लाइंट नहीं खाएंगे। ठीक है, जितना मुझे पता है उनके बारे में ना, बाकी वक्त का सर वो पता। क्लाइंट तो नहीं खाएंगे ऑब्वियसली, हम्म। लेकिन अब ये जैसे ये तो फैमिली है ना। हाँ मसला ये है कि वो प्रॉफिट खाएंगे या फिर हम जो मार्जिन रखना चाह रहे हैं या हम देखते हैं कि भाई हाँ, उसमें पोटेंशियल है, उसमें ये वो है, तो फिर। मैं आपको बताता हूँ जी उसमें ये है
कि जावेद भाई उसके बगैर हम कर नहीं सकेंगे ना। या तो फिर कोटा ले लें, ये या अप्लाई कर लें, फिर तो अपना लाइसेंस ले लें। ये कैटेगरी ऐसी है, इसलिए मैंने शुरू ही यहाँ से किया। मुझे पता है कि यहाँ पे आगे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता, वो पैसे अपने ज़ाया कर लेते हैं। या तो कोटा ले लें अपनी कंपनी के नाम पे। अगर कोटा नहीं ले सकते तो फिर आप किसी ना किसी किसी ऐसे बंदे के साथ ही करेंगे काम के जिसकी कंपनी के ऊपर कोटा हो, और आगे आप उसको वहां पे एक्सपोर्ट करके सेल कर दें। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अच्छा। चावल नहीं, इसके बगैर नहीं, आप कर सकते। तो सर इसमें आपका, चूंकि जैसे आपने बताया दोस्त भी है, हम्म। तो वो क्या मतलब ये अगर उनका कोटा जो है वो डिडक्ट हो रहा है और आगे से सर्विसेज भी उनकी है, तो हम्म। इसमें जो फॉर स्टार्टर उस बंदे का क्या इसमें फायदा होगा? कोई वो जो, मार्जिन होगा हाँ मैं उसके आपको लिए या नहीं बताता हूँ, होगा? क्योंकि अगर तो फर्ज करें। जी। मैं आपको बताता हूँ उसमें ये है ना कि वो जी। बेसिकली इसके उनकी प्रोडक्शन हाउस है अपना। तो जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस है ना, वो सबका सब खुद एक्सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने आगे इसके ट्रेडर्स ही रखे होते हैं। ठीक है। और ट्रेडर्स ही उनको वो सारा कर रहे होते हैं। तो जैसे दूसरे ट्रेडर्स उनसे ले रहे होंगे, हम भी उनसे एज ए ट्रेडर ले लेंगे। उनका बस यही फायदा है कि हम उनसे चावल ले रहे होंगे। और उनके ट्रेडर से लेके आप चावल जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फिर भी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी लिमिटेड वो है, इसके अंदर हर बंदा कर ही नहीं सकता। वो ये जो, प्राइसिंग और लेबलिंग पैकेजिंग अगर अपनी करते हैं, हाँ तो वो उस अपने नाम तरह से से कर ले। मतलब ये मैं जी कि है पोटेंशियल है इस चीज में, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने ना इस चीज को किया था। मुझे तो खैर इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। लेकिन जब आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया उनकी बात कि भाई ये किस तरह होगा। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये एक सवाल का जी। जवाब दें। वो जी। वहां पे मंगवा के खुद सेल करना चाहते हैं? वो असल में है सर प्रॉपर्टी में, लेकिन उनकी यहाँ पे कस्टम्स एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, जो कि ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो चला नहीं सके हैं, अभी भी रजिस्टर्ड है। खैर वो अब कहते हैं कि मतलब ये एरिया एक्सप्लोर करें, काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है। तो मतलब उनका नहीं, तो ये माइंड वो है, वहां मैंने पे ये नहीं ऑस्ट्रेलिया पूछा कि में, वो खुद बेचना चाहते हैं। हाँ, अगर तो मैं आपको बता देता हूँ, उनका जी। मैं आपको बताता जी। हूँ, अगर तो वो वहां पे खुद बेचना चाहते हैं, खुद से मुराद ये है कि वो वहां पे कोई वेयर हाउस बना लें और आगे नीचे स्टोर्स वालों को बेचें या होलसेल पे बेचें, अगर तो वो खुद इस तरह से करना चाहते हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर यहाँ से हम उसकी वाइट लेबलिंग करवा लेंगे, प्राइवेट लेबलिंग करवा लेंगे, जो ब्रांड रजिस्टर्ड करना होगा, और उसको उस नाम से हम उसको एक्सपोर्ट यहाँ से कर देंगे। किसी किस्म का इशू नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, वहां पे जितना मर्जी मंगवा के वो बेचते जाए। अच्छा, अगर वो ये कहेंगे कि नहीं, हमने सिर्फ ट्रेड करनी है, कि वहां पे कस्टमर, एक ही कस्टमर कुछ और है, वो कहता है चावल मंगवा दो, और यहाँ पे भी बंदा कोई और है जो कहता है जिससे हमने लेना है, तो फिर इसके अंदर उनके मार्जिन्स बड़े कम हो जाएंगे। नहीं, मैंने जो मेरा ख्याल है ना सर, और मेरा तो जाती यही मशवरा भी यही होगा उनके लिए कि वेयर हाउस अरेंज करें, स्टोरेज कंडीशंस बराबर करें, हम्म। उस पे जितनी भी एक्सपेंसेस जो भी हैं वो देख लें, और खुद इंपोर्ट करके बल्क में अगर तो हाँ। एज अ ट्रेडर यहाँ से उठाते हैं, और फिर आगे जो है सप्लाई। पैकेजिंग का मैंने उनको शुरू में यही कहा कि आप क्यों मतलब किसी खास पैकेज में आप अपनी पैकेजिंग या लेबल्स वगैरह, तो उन्होंने कहा हाँ। नहीं, ये सैंपल करेंगे उसके बाद हम अपना कोई ब्रांड इस तरह करेंगे लॉन्च। तो वो उनका भी ये ख्याल है और मेरा भी यही मशवरा होगा कि भाई इस तरह करें। हाँ, इस तरह तो से मतलब उनको ये कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं ट्रेडर होगी। और वहाँ एज ए इम्पोर्टर। हाँ। शहजाद साहब सॉरी, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है बल्कि जी। मेरा, कि जैसे वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आप बिल्कुल जैसे करियाना स्टोर टाइप तो चीज़ है नहीं कि आप किलो में खुला जाके चावल खरीद लें। तो हर चीज़ एक पैकिंग में ही, और एक प्रॉपर यानी कि स्टोर्स पे उनकी ब्रांड और पैकेजिंग के साथ ही है। तो जिस तरह ये जावेद साहब भी बात कर रहे हैं, तो क्या स्टिल ये पॉसिबल है कि हम बल्क में ही बेच सकें वहाँ, कि हमें एट पैकेजिंग तो कंसीडर करनी ही पड़ेगी, एक 1 किलो की, 5 किलो की, इस ये हिसाब से तो 10 किलो की? डिपेंड करता है अली भाई वहाँ की मार्केट पे, कि वहाँ की मार्केट की नीड क्या है। तो अगर तो नीड, देखें, एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है, प्रॉफिट। अगर तो वहाँ पे उनकी मार्केट की नीड ये है कि अगर आप 5 kg या 3 kg या 2 kg की पैकेजिंग में दें और ज़्यादा अच्छा सेल हो,
तो वो यहाँ से पैकेजिंग भी हो जाएगी पाकिस्तान से, कोई इशू नहीं है अगर वहाँ। ये सर मेरा असल में ये था कि 25 kgs वो जो पैक बैग होता है हाँ उसकी लेबलिंग, और वो चूंकि इंपोर्ट भी होता है चाइना से। हाँ, वो तो कोई मसला नहीं, वो लेबलिंग यहाँ से पाकिस्तान से भी बड़ी अच्छी हो जाती है। वो वाली लेबलिंग जो है ना, वो पाकिस्तान से अच्छी भी हो जाती है और सस्ती भी हो जाती है बानिस्बत चाइना के। देखा हुआ है मैंने, तो मेरा तो वो हो जाता है, तो उसको भी तो मतलब सेल हो जाएंगी ये मेरा ख्याल है। हाँ, उनको कहें कि प्लान ऐसे बनाएं। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, उनको कहें प्लान ऐसे बनाएं। सर मैं असल में, जी जी। हाँ, उनको कहें प्लान ऐसे बनाएं कि वहां पर लें वो एक छोटा सा अपना वेयर हाउस, वहां पे अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करें, उस ब्रांड से, उस ब्रांड के नाम से यहाँ से पाकिस्तान से वो इंपोर्ट करें, पाकिस्तान से इंडिया से, दोनों कंट्री से अच्छे चावल हैं, यहाँ से इंपोर्ट करें और वहां पर उसको अपने ब्रांड नेम से सेल करें। ये सबसे अच्छा वो बनेगा उनका। चलें ठीक हो गया सर, मैं असल में बाहर हूँ और बार बार मुझे कॉल आ रही है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं इस पे फिर बाद में बात कर लेता हूँ आपसे। आप इस पे मुझसे सेपरेट भी बात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वो हम उनको यहाँ से जितनी सप्लाई कहेंगे हम उतनी सप्लाई उनको यहाँ से दे सकते हैं। मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं जो राइस एक्सपोर्टर्स वाले हैं, हम सब कुछ यहाँ चलें सर, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। से इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक कुछ आइटम्स मैंने सेपरेट निकाली हैं, जैसे हिमालयन पिंक सॉल्ट है। हिमालयन पिंक सॉल्ट की मैं एक वो देख रहा था कि अगर मुझे मिल जाए किसी जगह से। एक मेरे पास ना, हाँ ये है। चलो, जब तक ये डाउनलोड होती है तब तक हम ज़रा बात करते हैं। और एक फाइल मैंने भेजी थी, एक स्टूडेंट ही था, उस स्टूडेंट थी, उसने मुझसे मांगी थी। अच्छा, पाकिस्तान की जो डेट्स हैं वो बड़ी अच्छी खासी एक्सपोर्ट होती हैं। लेदर की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती हैं, मैं आपको बताऊं, चाइना से ज़्यादा अच्छी डिमांड लेदर की पाकिस्तानी लेदर की है। अगेन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान से। स्पोर्ट्स की गुड्स भी और स्पोर्ट्स की वेयर्स भी, गारमेंट्स भी बहुत अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। किसी भी तरह का टेक्सटाइल, वो नाइटेड हो, वो टी शर्ट्स हों, वो बेड शीट्स हों, वो टॉवल्स हों। मैं आपको एक बिजनेस आइडिया देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। ये जो होटल्स और हॉस्पिटल्स के अंदर वाइट बेडिंग होती है ना, बेडशीट्स, आपको पता है ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान से, क्योंकि बाहर क्या होता है, यूरोप में, यूएसए में, यूके में, ये इस बेडशीट को मैक्सिमम मैक्सिमम 15 डेज या 20 डेज यूज करते हैं, या 20 टाइम्स या 15 टाइम्स यूज करते हैं, उसके बाद रिप्लेस कर देते हैं वाइट बेडिंग को, हॉस्पिटल्स में भी और होटल्स में भी। तो इसका बहुत काम है पाकिस्तान से, ये इतनी बेडिंग मानी जाती है। बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक का, पाकिस्तान से टेक्सटाइल का काम। पाकिस्तान से स्पाइसेस बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती हैं। नाइटेड गारमेंट्स की हमने बात कर ली है, ड्राई फ्रूट्स की हमने बात कर ली है। पाकिस्तान की सब्जियां बड़ी एक्सपोर्ट होती हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ के अंदर, जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत अच्छा जाता है। जो आलू है, प्याज, ऑनियन, फिर ये गार्लिक, उसके बाद अच्छा, एक मैं आपको और आइटम बताता हूँ, अभी मेरे जहन में आई है वो भी आइटम। ये जो आइटम होती है ना, एक किसको क्या कहते हैं, अ, सिट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्न। और कॉर्न का वो जो होता है प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं ना, सिट्टा बनने से पहले उसको कहते हैं सैलेज, ठीक है। तो कॉर्न सैलेज फॉर एनिमल मील, ये बनता है उसका
ये देखें, जैसे ये है ना, अभी ये तो इसने खैर वो दूसरे तरीके से है। अच्छा, उसकी ना सैलेज बनती है। ये देखें, जैसे लिखा भी हुआ है। ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं ना वाइट, ये वाले बेसिकली, ये क्या होता है, वो सारे पौधे काटते हैं मिक्स, सिट्टा बनने से पहले उसके अंदर सिट्टा भी होता है और वो सारे पौधे भी होते हैं। और इनको काट के इस तरीके से स्टोर कर लिया जाता है और फिर ये एक्सपोर्ट होता है। ये इतना अच्छा बिजनेस है एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान से बहुत अच्छा बिजनेस है। गल्फ के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इसकी बड़ी डिमांड है। सो अभी मेरे जहन में ये प्रोडक्ट आई थी क्योंकि बहुत अच्छा इसका काम है, मुझे पता है। फिर पाकिस्तान से जो अ, अल्लाह आपका भला करे, मैं आपको कुछ यहाँ से चीज़ें बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान से नेफ्राइट है, ये पत्थर बड़ा अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। नेफ्राइट स्टोन, अच्छा ये वाला नेफ्राइट, ये बड़ा अच्छा खासा पाकिस्तान से, बहुत माइंस हैं इसकी पाकिस्तान के अंदर। फिर ग्रेफिन पाकिस्तान से बहुत अच्छा जा रहा है। ये ग्रेफिन स्टोन, ये वाला, ठीक है। और भी काफी सारे स्टोन्स हैं, तो ये माइंस की जो इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान से, ये भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट होती है। कॉटन टावल्स की हमने बात कर ली है, इसकी भी बात कर ली है। और प्लास्टिक हाउस होल्ड जो आइटम्स हैं, ये अब ऑब्सोलीट हो गई हैं, ये अब ना करें आप। सो ये कुछ आइटम्स हैं जो रेगुलरली पाकिस्तान से अच्छी जा रही हैं और अच्छा, यानी इनमें से किसी भी एक आइटम के अंदर कोई भी एक चीज करके आप उसका काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और आइटम है, वो है किचन नाइफ सेट। ये ये जो वुडन या स्टोन की नाइफ्स है ना, ये पाकिस्तान की इतनी मशहूर हैं यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, कि इसका बहुत अच्छा काम है और सस्ता काम है। थोड़े पैसों से आप ये कर सकते हैं, काम बहुत अच्छा है। आप कभी जाए ना वजीराबाद में, तो वजीराबाद में ये भरी पड़ी है मार्केट, बहुत अच्छा काम कर रहे सर हैं एक उनमें। सवाल है। सर एक सवाल है। जी। सर बेसिकली ये तो आपने बहुत अच्छा है, ये जो लिस्ट गिनवाई है कि ये वो तमाम आइटम्स हैं जो इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान से, तो सारी हम्म। फीजिबल हैं। हम्म। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मैं एक आउटसाइडर हूं और मैं ट्रेडिंग का काम शुरू करना चाहता हूं, तो आप मुझे जरा किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसका एक इकोसिस्टम बता सकते हैं, कहाँ से वो स्टार्ट होगी, कहाँ मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर इंपोर्ट पर वो एक्सपोर्ट पे जाएगी, वहां से होते हुए एंड तक जब मैं दूसरे एंड पर पहुंचूंगा तो कौन मुझसे लेगा। मतलब एज हम सबको ही कुछ ना कुछ तो मालूम होता है कि यार ये चीज बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन चीजों में चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले, कुछ अरसे पहले थोड़ा प्रेशर स्टोन्स पे काम करना शुरू किया, और मुझे लगा कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है प्रेशर स्टोन्स का। लेकिन मुझे समझ ये आया कि जैसे हर जगह पे ही होता है, पाकिस्तान में ज्यादातर ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में यानी केपी में ही है जहां से प्रेशियस स्टोन्स बल्क जो निकलता है, बाकी और जगहों से भी निकलते हैं लेकिन बल्क वहीं से है। लेकिन वहां पर जाहिर बात है जो लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं उन्होंने अपने मोनोपोलीज बनाई हुई हैं, और फिर वहां कोई छोटा प्लेयर घुस नहीं सकता। मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं, और फिर उसमें से एक्सपोर्ट भी होता है और स्मगल भी होता है और सारा कुछ होता है उसमें। लेकिन मुझे फिर ये समझ आई कि मेरे जैसा छोटा प्लेयर जो है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब यहाँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हों तो मैं शायद उसमें घुस जाऊं। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो आपने कुछ चीजें तो और बताई हैं जहाँ बड़ा सिंपल है कि बंदा वजीराबाद चला जाए, छुरियां मनवा ले, कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन एक आम आदमी को, जिसमें हम सारे ही हैं, अगर आप, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा विजन है, आपने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें ना कि हम किस तरह एंड टू एंड जाएंगे, क्योंकि हम फर्ज कीजिए अली हम भाई, पहली मैं बार। समझ गया हूँ आपकी बात। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं ना, हम इस पूरे कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, वो सारी वो हैं जो बड़े प्लेयर्स करते हैं, नंबर वन। नंबर टू,
कि अ, अभी कुछ हैं आपके लेक्चर्स बाकी, जिसमें सेलिंग का एक लेक्चर पूरा बाकी है। सेलिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। मैं अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है ना, उसके ऊपर एक एक छोटा सा ना आपको स्टेटमेंट देता हूँ। हमने चाइना के अंदर सोर्सिंग के दौरान एक लेक्चर में देखा, मैंने आपको कोई 5-7 सर्टिफिकेशंस बताई कि अगर ये सर्टिफिकेशंस उसके वहां पर लगी हों तो आप उसके ऊपर मोर देन 90% ट्रस्ट कर सकते हैं। इज इट ट्रू? जी सर। उन सर्टिफिकेशंस के बाद मैंने ये तो नहीं कहा कि आप विजिट करने चले जाएं। मैंने कहा कि जी वो डेफिनेटली। मैंने कहा कि वो बड़ी वो ये बहुत मुश्किल से चीजें होती हैं, और ये वही करता है जो बंदा पूरी ईमानदारी और पूरी गेम के साथ एक्सपोर्ट करने आया होता है। तो वो चीजें आपको इंपोर्ट की सेंस में बताने का मकसद ये है कि जब हम एक्सपोर्टर एंड पे खड़े होंगे और कोई हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आगे हमें देखेगा, और अगर हमारे पास भी वो सारी सर्टिफिकेशंस पाइपलाइन में हो, तो हमारी फैक्ट्री विजिट करने वाले आने वाला कोई नहीं होगा। तो सब कुछ किसके ऊपर खड़ा हुआ है? वर्चुअल दुनिया के ऊपर। हम जितनी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, उसमें मैंने कंपनी सर्टिफिकेशंस बताई, मैंने एक लेक्चर में बताया कि आप थोड़े से पैसे खर्चें, 15-20 हज़ार रुपये लगेगा, अपनी एसजीएस से सर्टिफिकेशंस करवा लें इंस्पेक्शन की। अगर आपकी सोशल अकाउंट्स के ऊपर, जैसे अभी हम सेलिंग वाले में जब जाएंगे तो सेलिंग वाले में बहुत सारे अकाउंट्स आप पढ़ेंगे कि हम सेल के लिए कहाँ कहाँ अकाउंट बनाएंगे। उसके ऊपर जब आपकी वो सर्टिफिकेशंस लगी हो, एसजीएस की इंस्पेक्शन लगी हो, यू कांट इवन इमेजिन के इंपोर्टर का ट्रस्ट लेवल कहाँ पे चला जाता है कि यार ये एक्सपोर्टर है, अच्छा इसने एसजीएस से अपना वो करवाया हुआ है। वो आपकी विजिट करने नहीं, जब विजिट करने नहीं आएगा तो नो मैटर्स कि आपकी एक कमरे की कंपनी है या एक एकड़ की कंपनी है। उसके बाद चीजें आ जाएंगी क्वालिटी के ऊपर। क्यों? वो देखने के बाद भी बायर को ट्रस्ट कहाँ पे होता है? बायर ये कहता है कि मैं तो पेमेंट इसको एलसी दे रहा हूं, ये सामान देगा तो पेमेंट ले लेगा। गॉट माई पॉइंट? तो एलसी के ऊपर तो बायर नहीं, बायर को तो वो देख सर्टिफिकेशन देखने के बाद भी वो कहेगा मैं एलसी के ऊपर जाऊंगा। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, अब एलसी के बाद आखिरी पॉइंट उसका क्या रह जाएगा? क्वालिटी। उसकी आपने इंस्पेक्शन एसजीएस से दे दी। तो इस पूरे पूरे इकोसिस्टम के अंदर अभी मैंने एक लास्ट पे कंप्लीट वो भी रखा हुआ है, मतलब 4-5 सेशंस के बाद हमारा वो भी आएगा कि कैसे ए टू जी क्या करना है। तो ये सारी चीजें अब वही सीख रहे हैं कि जब हम एंड पे उनको सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, तो आप वर्चुअल दुनिया के ऊपर बैठ के बड़े प्लेयर की तरह ही खेलेंगे। एक्सपोर्ट का मजा ही ये होता है कि इसमें ये नहीं होता कि आप कितना पैसा लगा चुके हैं इन्वेंट्री के ऊपर या क्या करना है। अच्छा, ये हमारा वीडियो खत्म हो रहा है तो मैं आपको दूसरा वीडियो जनरेट करके भेजता हूँ, फिर थैंक यू बात सर। आगे करते हैं यहाँ से।